हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो पढ़ेंगे हम अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का क्या प्रोसीजर है? अमेंडमेंट्स क्या होता है? अमेंडमेंट्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग लाना, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। कोई चीज़ ऐड करना या कोई चीज़ डिलीट करना, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, और रिजिड का मतलब ये होता है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। अगर की भी जाती है कहीं ना कहीं अमेंडमेंट, तो उसका प्रोसीजर जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का ब्लेंड है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो बहुत ईजिली अमेंड किए जा सकते हैं, और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड है और उसमें अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो हमारा ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बताया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ओके, हमारा अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है, पार्ट 20 में दिया गया है। और इसका आइडिया जो था ये कहाँ से बोरो किया था? इसका आइडिया बोरो किया गया था साउथ अफ्रीका से। कहाँ से किया गया था? साउथ अफ्रीका से। अब इसमें एक चीज़ आती है कि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है? ओनली पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? जो केशवानंद भारतीय केस हुआ था 1973 में, उसके बाद एक इसकी जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड किया जा सकता है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर को उस टाइम पे डिफाइन नहीं किया था, और इवन अभी तक भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं है। अब इसमें मैंने अभी पहले बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल में अमेंडमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या है? तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सॉरी, इसमें हमें चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी फ्लेक्सिबल में। तो इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे ब्रिटेन में कोई भी अमेंडमेंट करनी होती है तो वो उसके लिए हमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और इसका प्रोसेस जो होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इन दोनों का ब्लेंड है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए या तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी या स्पेशल मेजॉरिटी है, कहीं कहीं या तो दोनों चाहिए होती हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब आप मुझे मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि रिसेंट जो लास्ट पे अमेंडमेंट हुई है वो कौन सी अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट हुई है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मुझे आप ये बताइए ये कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुई है और किस चीज़ के रिलेटेड है ये अमेंडमेंट? प्लीज़ इसका आंसर मुझे ज़रूर देना। इसके बाद हम करेंगे अपने MCQ सॉल्व, और MCQ करवाने के बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो मैं आपको सीरियल वाइज लिखवा दूंगी, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं अपने MCQs। तो हमारा पहला क्वेश्चन है which article of the Indian Constitution provides for the amendment of the Constitution? हमारा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट के बारे में बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है? ये क्वेश्चन अभी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी पहले मैंने इसके बारे में बता दिया था। तो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। उसके बाद इसमें प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह से अमेंड किया जा सकता है। पहला मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद जैसे सिटीजनशिप रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स, इस टाइप की जो भी प्रोविज़न आते हैं वो किए जाते हैं इससे, 3 तरह से किया जाता है। दूसरा आता है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ पे? पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये जो है इसमें किस टाइप के प्रोविज़न आते हैं? जैसे फंडामेंटल राइट्स, DPSP, इस तरह की जितने प्रोविज़न हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है उसमें क्या आता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की। सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की। ये क्यों ज़रूरी है? जैसे जब कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या पावर्स की डिवीज़न, जैसे स्टेट और सेंटर में पावर की डिवीज़न होती है, तो वहाँ पे ये वाला प्रोविज़न लगता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन विच ईयर? पहली अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब हुई थी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया जाता है? 1950 में। तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद 1 ही साल का वेट किया जाता है और 1 साल के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना शुरू हो जाती है। और वो कब होती है? 1951 में। 1951 द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड इन 1951 इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। क्या क्या चेंजिंग्स लाई गई थी उसमें? फंडामेंटल राइट्स में चेंजिंग लाई गई और लैंड रिफॉर्म्स में चेंजिंग लाई गई। इसमें ऐड किया गया 9th शेड्यूल को, ऐड किया गया और आर्टिकल 19 में चेंजिंग किए गए जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड थे। अब आप मुझे बताना कि आर्टिकल 19 किस चीज़ से डील करता है फंडामेंटल राइट्स में, और इसमें क्या चेंजिंग्स की गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको और क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्डन अमेंडमेंट या फंडामेंटल अमेंडमेंट? तो अगर आपको याद हो तो इसके बारे में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हमने काफ़ी टाइम पहले जिक्र किया था, मतलब काफ़ी बार हमने क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजिंग्स की गई थी। ज़्यादा जो चेंजिंग की गई थी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी और हमारा प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ और वो इसी अमेंडमेंट के तहत अमेंड किया गया था। ओके उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर। द 42nd अमेंडमेंट पास्ड इन 1976 is often called the mini constitution because of the extensive changes it made to the constitution, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच अमेंडमेंट इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी? तो हमने जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कौन से इसके थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो हमारी इस टाइम पे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इस टाइम पे हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी और बाद में जाके इसमें एक और ऐड होती है और इस टाइम पे हमारे पास कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फर्स्ट टाइम कब ऐड की गई थी? फर्स्ट टाइम ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। The 42nd Constitution Amendment Act added Part 4A which include the fundamental duties of the Indian citizen। जिस 42nd Amendment के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और किसकी एडवाइस पे इसको, किसकी रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था? वो थी कौन सी कमेटी? किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू ऐड की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 5। विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ये किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की? ये भी मैंने अभी पहले बताया था। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? किस अमेंडमेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? तो वो अमेंडमेंट कौन सी थी? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 2016। The 101st Amendment passed in 2016 introduced the Goods and Services Tax in India। इसने इंट्रोड्यूस करवाया Goods and Services Tax को इंडिया। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Which amendment is referred to as the right to no longer being a fundamental right? किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था? वो कौन सा अमेंडमेंट था? जब हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी? वो थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने फंडामेंटल राइट की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया था और इसको एक लीगल राइट बनाया। द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। और इसको क्या बना दिया गया था? लीगल राइट बनाया था आर्टिकल 300A के अंडर। पहले ये फंडामेंटल राइट था। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया? ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है। इसे पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन आता है तो ये तो सबको पता होगा। ये है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 granted constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और ऐड किया गया था इसमें पार्ट 9 और 11th शेड्यूल जो डील करता है किसके साथ? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किसके साथ रिलेट करती है? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये रिलेट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। किसके साथ? ये रिलेट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। द 97 अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो किसके साथ डील करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ डील करती है। और क्या ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू? 9B। देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस चीज़ के साथ, कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमने इससे पहले भी एक बार बात की थी। तो ये कब हुई थी? 2002 में। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड या राइट टू प्राइवेसी। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था और वो कौन सा था? राइट टू एजुकेशन। इसमें द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। कौन से आर्टिकल के अंडर बनाया था? आर्टिकल 21A फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। इसमें एज भी मेंशन की गई थी। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की बात की गई थी और एजुकेशन क्या कंपलसरी कर दी थी इन बच्चों के लिए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बता देती हूँ शॉर्ट, तो आप देख लेना, ठीक है। पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब होता है? 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के एक ही साल के बाद। और इसमें क्या ऐड होता है? 9th शेड्यूल ऐड होता है। क्या ऐड होता है? 9th शेड्यूल ऐड होता है। और ये किसके रिलेटेड था? ये लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड था। और इसमें आर्टिकल 19 में भी कुछ चेंजिंग्स लाई गई थी
फंडामेंटल राइट्स में। पहला हमारा अमेंडमेंट ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारी अमेंडमेंट्स आती गई, किस किस चीज़ के रिलेटेड आती गई, क्योंकि हमारे कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जैसे 7th अमेंडमेंट है 1956 की, उसमें स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की गई, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की रीऑर्गेनाइजेशन की गई। फिर जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारे पास वो आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और वो कब आता है 1976 में होता है। और इसमें क्या किया था, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, इसमें प्रियम्बल को अमेंड किया था। इसमें क्या किया था, प्रियम्बल को अमेंड किया था। और उसके बाद इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न भी ऐड किया गया था। इसके बाद हमारे पास आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें क्या आता है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट किया था और इसको एक लीगल राइट बनाया था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आती है वो आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो आती है 1992 में। फिर उसके बाद हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो आती है 1993 में। ये डील करती है पंचायत से, और ये डील करती है म्यूनसिपैलिटीज़ से। उसके बाद हमारे पास आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये डील करती है बच्चों की फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 डील करता है जीएसटी के प्रोविज़न के साथ। और उसके बाद हमारे पास जो आते हैं, जो अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद वाली, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास 102 है, जो हुई थी 2018 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। उसके बाद 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुई, इसमें क्या हुआ था, 10% रिजर्वेशन दी गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में क्या हुआ था, to extend the reservation of seats for SCs, STs in लोक सभा प्लस विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में इनकी रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था। और इन्होंने जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व की थी, उस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया था, उस प्रोविज़न को इस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये डील करता है जो पावर्स स्टेट से पहले छीन ली गई थी 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इनको दोबारा से वो वाली पावर्स दे दी गई कि आप आइडेंटिफाई करो किसको, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। और ये स्टेट को पावर्स वापस दे दी गई थी। इसके बाद जो लास्ट हमारी अमेंडमेंट होती है वो है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये आपसे मेरा स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था और अभी भी क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये अमेंडमेंट किस रिलेटेड थी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। थैंक यू।